आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रिद्धि सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज लोधी। आज हम एमए सोशोलॉजी के सेकेंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर की यूनिट 4 में एक चैप्टर है फिनोमिनोलॉजी, उसी के संबंध में चर्चा करने जा रहे हैं। फिनोमिनोलॉजी या प्रघटना शास्त्र या घटना क्रिया विज्ञान से क्या अभिप्राय होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ फिनोमिनोलॉजी। समाजशास्त्र में विभिन्न व्यवहारों, क्रियाओं और घटनाओं का अध्ययन करने के लिए समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य की अध्ययन पद्धति होती है, जिसमें दो अध्ययन पद्धति होती है, वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य और मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। मनुष्य जो होता है उसमें तर्क और भावनाएं दोनों होती है। तर्क पर आधारित जब अध्ययन होता है तब उसे वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य कहते हैं, और भावना पर आधारित जब अध्ययन होता है तब उसे मानवीय परिप्रेक्ष्य कहते हैं। मानवीय परिप्रेक्ष्य के 4 प्रकार होते हैं: एथनोमेट्रोलॉजी, फिनोमिनोलॉजी, आमूल परिवर्तनवादी उपागम और प्रतीकात्मक अंतःक्रिया। हम यहाँ पर चर्चा करेंगे फिनोमिनोलॉजी की। मीनिंग ऑफ फिनोमिनोलॉजी। फिनोमिनोलॉजी ग्रीक वर्ड फेनिन से मिलकर बना है। फेनिन का अभिप्राय होता है टू शो इंग्लिश में, और हिंदी में इसका मतलब होता है किसी वस्तु के सही अर्थ को बताना, दिखाना या प्रकट करना। व्यक्ति जिस अपनी इंद्रियों से वस्तु के बारे में जैसा ज्ञान ग्रहण करता है उसी का अध्ययन करना प्रघटना शास्त्र कहलाता है। कौन है प्रघटना शास्त्र के जनक? कहाँ से आया ये शब्द? ये हमने जाना ग्रीक वर्ड से आया। प्रघटना शास्त्र के जो जनक हैं वो जर्मन दार्शनिक एडमंड हसरेल है। इनकी जो कृति है आइडियाज इंट्रोडक्शन टू प्योर फिनोमिनोलॉजी सन 1913 में प्रकाशित हुई, जिसमें इन्होंने प्रघटना शास्त्र शब्द का प्रयोग किया था। आइए चर्चा करते हैं इनके संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में। इनका जन्म 8 अप्रैल 1859 को मॉर्विया में हुआ था। प्राथमिक शिक्षा वियना, मॉर्विया आदि क्षेत्रों में हुई। फिर उच्च शिक्षा इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लिपजिंग में ग्रहण की। इन्होंने अपना पीएचडी 1883 में फिलॉसफी ऑफ मैथमेटिक्स में वियना यूनिवर्सिटी से ग्रहण की। इनके गुरु का नाम फ्रेंच बेंतानो था, जिनकी अवधारणाओं का या शिक्षा का इनके ऊपर बृहद प्रभाव रहा। इन्हीं के माध्यम से इन्होंने फिनोमिनोलॉजी की समस्याओं को हल करने का प्रयास किया। इनकी अन्य कृतियाँ थी लॉजिकल इन्वेस्टिगेशन सन 1900 में, मेडिटेशंस 1931 में, क्राइसिस ऑफ यूरोपियन साइंस एंड ट्रांसइंडेंटल फिनोमिनोलॉजी 1938 में। इन्हीं रचनाओं के माध्यम से उन्होंने प्रघटना शास्त्र की समस्याओं का हल ढूंढने का प्रयास किया। इनकी मृत्यु 27 अप्रैल 1938 को हुई। अब हम हसरेल की फिनोमिनोलॉजी के संबंध में जानकारी आपको देंगे। यह यूनानी दर्शन की एक पद्धति होती है इपॉक। इपॉक का अर्थ होता है इतिहास का विशिष्ट समय या युग। इसी के द्वारा इस अध्ययन पद्धति को उन्होंने दर्शन शास्त्र से समाजशास्त्र में लाया, इसीलिए उन्हें इस प्रघटना शास्त्र का जनक कहा जाता है। प्रघटना शास्त्र एक विचारधारा न होकर एक अध्ययन पद्धति है, एक दृष्टिकोण है, एक उपागम है। इसमें वस्तुओं का ज्ञान व्यक्ति अपने स्वयं की इंद्रियों द्वारा करता है। वस्तु के वास्तविक स्वरूप को जानने की जो कोशिश मनुष्य करता है उसी का अध्ययन प्रघटना शास्त्र में किया जाता है। जो फिनोमिनोलॉजी है उससे उभरकर एक नया समाजशास्त्र आया है, फिनोमिनोलॉजिकल सोशियोलॉजी। इसके 2 संप्रदाय यहाँ पर विकसित हुए, एक यूरोपियन स्कूल ऑफ फिनोमिनोलॉजिकल सोशियोलॉजी, दूसरा अमेरिकन स्कूल ऑफ फिनोमिनोलॉजिकल सोशियोलॉजी। यूरोपियन स्कूल के जो जनक थे वो हसरेल थे, इनके सहायक, इनके शिष्य सूर्य थे, और अमेरिकन स्कूल के जो जनक थे वो जॉर्ज सांताना थे। ये अमेरिका में ज़्यादा विकसित हुआ यह विषय, और आगे प्रघटना शास्त्र आज नए विषय के रूप में समाजशास्त्र में जाना जाता है। टाइप्स ऑफ फिनोमिनोलॉजी। फिनोमिनोलॉजी कई प्रकार की होती है। एक होता है अव्यवस्थित, जिसमें मुख्य रूप से थॉमस फूले वेबर ने अपने विचार प्रस्तुत किए। दूसरा होता है दार्शनिक, जिसमें हसरेल सूर्य ने अपने विचार प्रस्तुत किए। उसके बाद होता है पुनर्चिंताशील, जिसमें गार्डनर ने अपने विचार प्रस्तुत किए। और एथनोमेथोडोलॉजिकल फिनोमिनोलॉजी, जिसमें पीटर बर्जर, टर्नर, हिलर आदि ने अपने विचार प्रस्तुत किए। जो दार्शनिक फिनोमिनोलॉजी है उसमें हसरेल ने 2 प्रकार के उपागम या तरीके बताए हैं फिनोमिनोलॉजी के। पहला है हर्मेन्यूटिक्स। इसका अभिप्राय होता है कि व्यक्ति बुक से या अपने पूर्व अनुभव से जिन चीज़ों को ग्रहण करता है उसे ब्लॉग या ट्विटर में जैसे प्रदर्शित करता है, वह फिनोमिनोलॉजी हर्मेन्यूटिक्स कहलाती है। यह भी ग्रीक शब्द से आया है। दूसरा होता है ट्रांसइंडेंटल। इसका अभिप्राय होता है कि मनुष्य ने
अभी अभी जो अनुभव किया है। जैसे अगर हम हॉस्पिटल जाकर कोरोना के मरीज से पूछते हैं कि आपने कैसा अनुभव किया इस बीमारी के बाद, या कोई मरीज ठीक हो गया तो उससे पूछते हैं कि आपने उन दिनों कैसा अनुभव किया, और तुरंत के अनुभव को जब रिकॉर्ड किया जाता है तब उसे ट्रांसइंडेंटल फिनोमिनोलॉजी कहते हैं। इसके संबंध में मैं विस्तार से आपको बताना चाहूँगी कि किसे कहते हैं फिनोमिनोलॉजी। इस चित्र के माध्यम से आप समझने की कोशिश करेंगे। हसरेल ने बताया कि फिनोमिनोलॉजी जो होता है वह व्यक्ति का फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है। व्यक्ति जो प्रथम बार अनुभव करता है वह फर्स्ट एक्सपीरियंस कहलाता है। तो वस्तु के बारे में जो जानकारी उसकी चेतना पर पड़ती है, कॉन्शियसनेस, उसकी चेतना जो समझती है, उसी का अध्ययन हम प्रघटना शास्त्र में करते हैं। उसके माध्यम से हम इंटेंशनलिटी का अध्ययन करते हैं। इसके लिए हसरेल ने रिडक्शन की विधि बताई है, लघुकरण की विधि। अगर हम वस्तुओं का जो अनुभव है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर उसका लघुकरण करके जब जानकारी प्राप्त करते हैं तब व्यक्ति के सही अनुभव यानी उनके ट्रांसइंडेंटल ईगो के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह इस चित्र के माध्यम से मैंने बताने की कोशिश की है। अब जो ये इंटेंसिटी होती है उसका मतलब होता है कि हमारे माइंड में जो कॉन्शियसनेस होता है या चेतना होती है वह दो प्रकार की होती है। एक कॉन्शियसनेस इज एक्शनल, मतलब जो गति के रूप में कार्य करती है और गतिशील रहती है, और दूसरा है कॉन्शियसनेस इज रिफरेंशियल, मतलब जो जड़त्व के रूप में या स्थिर रहती है। तो इस प्रकार व्यक्ति जो भी अनुभव करता है उसी का अध्ययन प्रघटना शास्त्र में किया जाता है। इसे सेकंड उदाहरण के माध्यम से मैं समझाना चाहूँगी। यहाँ पर जब व्यक्ति स्वप्न देखता है और स्वप्न में उसकी चेतना जैसे काम करती है उसे ड्रीम कॉन्शियसनेस कहते हैं। ड्रीम कॉन्शियसनेस में हसरेल ने दो टर्म का उपयोग किया है, नॉइस और नोइमा। नॉइसिस किसे कहते हैं? नॉइसिस मतलब होता है संज्ञान या प्रज्ञान या ज्ञान। जब व्यक्ति जो एक्चुअल एक्टिविटी होती है हमारे स्वप्न में वह कहलाती है नॉइसिस। और नोएमा भी एक ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ होता है स्वप्न में जो चर्चा हम करते हैं वह कहलाती है नोएमा, मतलब द ड्रीम टू विच ऑफ ड्रीमिंग इज रिफरिंग, स्वप्न में की हुई चर्चा और संज्ञान। ये दो टर्म भी फिनोमिनोलॉजी के अंतर्गत एडमंड हर्सेल ने बताने का प्रयास किया है और प्रघटना शास्त्र में उन्होंने फिलॉसफी के इन तथ्यों को लाकर समाजशास्त्र में एक नए शाखा को जन्म दिया है। इसी प्रकार मैं आपको दूसरा उदाहरण देना चाहूँगी इस फिनोमिनोलॉजी को और अधिक अच्छी दृष्टिकोण से समझने के लिए। जैसे कि हम इस घड़ी को देख रहे हैं, इस घड़ी के माध्यम से अगर हम देखते हैं कि मैंने अभी पिछले 1 मिनट में जो चर्चाएं की उस चित्र के माध्यम से वो 1 मिनट गुजरा। अगर मैं पूछती हूँ कि इस घड़ी में 1 मिनट होता है, उसका आप अभिप्राय क्या लगाते हैं, तो आपका जवाब होगा 1 मिनट का मतलब 1 मिनट ही होता है। ये नेचुरल एटीट्यूड है व्यक्ति का। 1 मिनट का अभिप्राय 1 मिनट होता है क्योंकि समय नेचुरल है और नेचुरल चीज़ें नहीं बदलती। लेकिन फिनोमिनोलॉजी मेथड क्या कहता है कि इस 1 मिनट में मैंने आपको समझा दिया, आपने समझ लिया, कोई कोरोना मरीज ठीक हो गया होगा, इस दुनिया में 1 मिनट में किसी का जन्म हो गया होगा, 1 मिनट में किसी की मृत्यु हो गई होगी। तो 1 मिनट में उसने जो भी अनुभव किया वह एटीट्यूड फिनोमिनोलॉजिकल एटीट्यूड कहलाता है। यह बताना चाहता है प्रघटना शास्त्र या फिर हमारा फिनोमिनोलॉजी। इसे घटना क्रिया विज्ञान भी कहते हैं। घटना क्रिया विज्ञान इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब दैनिक जीवन क्रिया में सामाजिक घटनाएं घटित होती है तो उन क्रियाओं का व्यक्ति जो अध्ययन करता है इसीलिए इसे घटना क्रिया विज्ञान या घटना विज्ञान भी कहते हैं। उसके चेतना और उसके अनुभव को इसमें लिया जाता है। इसी के संबंध में मैं आपको इसकी विशेषताओं को बताना चाहूँगी कि फिनोमिनोलॉजी की विशेषता क्या होती है, उसके लक्षण क्या हैं। जब भी कोई सामाजिक क्रिया समाज में घटित होती है तो सामाजिक क्रिया को कर्ता के दृष्टिकोण से समझना ही प्रघटना शास्त्र है। कर्ता यानी हम या व्यक्ति जो भी सोचता है उस सोच का, उस अनुभव का ही अध्ययन प्रघटना शास्त्र करता है। अब ये जो सामाजिक घटना हुई या क्रिया हुई उसके वास्तविक अर्थ की खोज प्रघटना शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है कि समाज में जो घटना घट रही है या आज कोरोना है या लॉकडाउन है उसके बारे में समाज में जो भी चर्चाएं हो रही है हर व्यक्ति अलग अलग उसका दृष्टिकोण रख रहा है। तो ये जो अलग अलग बृहद दृष्टिकोण है उसी का अध्ययन प्रघटना शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है।
अगला पॉइंट भी वही है कि दृष्टिकोण, हमारा दृष्टिकोण अलग है, मेरा अलग है, आपका अलग है। मैं जो समझा रही हूँ उस वीडियो को देखने के बावजूद हर व्यक्ति उसको अपने अपने दृष्टिकोण से समझेगा, उसके बाद उसकी व्याख्या भी अपने दृष्टिकोण से करेगा, तो उसी का अध्ययन जो है प्रघटना शास्त्र करता है। मानव व्यवहार और प्रेरणा का अध्ययन, वस्तु या जो भी क्रियाएं या घटनाएं घटित हो रही है उसमें मानवीय व्यवहार अलग अलग होता है, हम अलग अलग प्रेरणा ग्रहण करते हैं और हमारा व्यवहार हर व्यक्ति के साथ अलग होता है। सामाजिक इन व्यवहारों का अध्ययन प्रघटना शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। प्रघटना शास्त्र परंपरागत समाजशास्त्र के विपरीत होता है। परंपरागत समाजशास्त्र में वैज्ञानिक तथ्यों को भी महत्व दिया जाता था या फिर अन्य चीज़ों को महत्व दिया जाता था, पर प्रघटना शास्त्र अपने वास्तविक अवधारणा पर सक्रिय रहता है। प्रघटना शास्त्र विज्ञान विरोधी है, विज्ञान प्रमाण मांगता है, पर प्रघटना शास्त्र कहता है कि वस्तु की के बारे में व्यक्ति की जो चेतना है, उस चेतना में उसने जो अनुभव किया है उसी का अगर हम अध्ययन करते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में तो वह प्रघटना शास्त्र कहलाएगा। अनुभववाद विरोधी है, पहले के पूर्व अनुभव या बाहर में जो घटित हो रहा है उससे प्रघटना शास्त्र को कोई मतलब नहीं है। वह कहता है कि अभी 1 मिनट में या अभी जो घटना घट रही है उसके बारे में हम या आप क्या सोचते हैं वह प्रघटना शास्त्र है, इसलिए यह अनुभववाद का भी विरोधी है। दार्शनिक उपागम, चूँकि यह दर्शन शास्त्र से आया है, यह जो शब्द है वह दार्शनिक है, इसलिए दार्शनिक उपागम है। यह एक अध्ययन पद्धति है और इसके अंतर्गत मनुष्य की जिज्ञासा, उसकी चेतना, उसके अनुभवों का अध्ययन किया जाता है, वैज्ञानिक तथ्यों का अध्ययन नहीं किया जाता है। मानव के चेतना जगत पर बल, जैसे कि मैंने इस चित्र के माध्यम से बताया कि फर्स्ट पर्सन एक्सपीरियंस जो होता है वह उसकी चेतना को प्रभावित करता है और उसकी चेतना जैसा उसको डायरेक्शन देती है उसके हिसाब से व्यक्ति जो भी सोचता है उसका अध्ययन जब एक फिनोमिनोलॉजिकल मेथड के द्वारा किया जाता है तब वह प्रघटना शास्त्र की विधि होती है। अब इसमें वास्तविकता की अवधारणाओं को समझने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि विज्ञान विरोधी है, अनुभववाद विरोधी है, इसमें वास्तविक तथ्यों की अवधारणाओं को समझने का बल दिया जाता है। जैसे व्यक्तिनिष्ठ दृष्टिकोण क्या हो सकता है या वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण क्या हो सकता है, इन्हीं के माध्यम से व्यक्ति के अनुभव को प्रघटना शास्त्र में अध्ययन किया जाता है। प्रघटना शास्त्र के बारे में इतनी जानकारी देने के पश्चात मैं बताना चाहूँगी कि ये हसरेल के अलावा अन्य समर्थक इसमें उनके प्रमुख शिष्य अल्फ्रेड शुर्ज थे, मैक्स वेबर, जॉर्ज सिमेल, पीटर बर्जर, लुकमान इत्यादि ने इस संप्रदाय को आगे बढ़ाया। आज भी यह संप्रदाय समाजशास्त्र की नई शाखा के रूप में प्रचलित है और बहुत महत्वपूर्ण है। फिर भी हर एक चीज़ की आलोचना या सीमाएं होती है, कोई भी चीज़ अपने आप में संपूर्ण नहीं होता है। उसी प्रकार प्रघटना शास्त्र की भी कमी है कि मानव के व्यवहारों को या उसके अनुभव को किस तरीके से, किस आधार पर इतने अच्छे से प्रघटना शास्त्र में लिया जा सकता है। वह विज्ञान विरोधी होना, उसका अनुभववाद विरोधी होना और उसकी सोच का एकदम अच्छे से आकलन कर पाना कैसे संभव है, ये सब चीज़ें उसकी सीमाएं हैं जिसका वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के लोगों के द्वारा कमी के रूप में अवलोकन किया जाता है। इन सीमाओं के बावजूद निष्कर्ष के रूप में मैं यह कहना चाहूँगी कि समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में जितना महत्वपूर्ण वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य है उतना ही महत्वपूर्ण मानवीय परिप्रेक्ष्य है। तो प्रघटना शास्त्र एक बहुत ही अच्छा दार्शनिक उपागम है जिसके माध्यम से व्यक्ति की सोच और वस्तु के प्रति उसकी इंद्रियों के द्वारा जो भी अनुभव किया गया है उसकी वास्तविकता का अध्ययन हम प्रघटना शास्त्र के रूप में ही कर सकते हैं। यह समाजशास्त्र की एक बहुत अच्छी शाखा है और नवीन शाखा के रूप में आज विस्तृत हो चुकी है। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दे दी है। थैंक्स ऑल ऑफ यू।